प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेड़े बैच में हम लोग डीजीटी के लिए हिंदी में क्लासेस कर रहे हैं बायोलॉजी की, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन आपका कोशिका के अंदर होने वाले दबाव और आने वाले विसरण के बारे में बताता है। जो जल अंदर जाएगा या जल कोशिका से बाहर जाएगा, इसी के बारे में बताएगा। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी ऐसी कोशिका होगी या किस ऐसे बिलियन में हम उसे रखेंगे जब पानी, उसका जो साइटोप्लाज्म होगा या उसका जो पानी होगा वो कोशिका से बाहर चला जाएगा, या ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में साइटोप्लाज्म या पानी को सोख करके, साइटोप्लाज्म तो बाहर रहेगा नहीं, पानी को सोख करके फूल जाएगी। यह क्रिया विधि के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। बहुत बेसिक सी एक्टिविटी है और मुझे लगता है कि सबको भी ज्ञात है। बस थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना है हमको अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलिए देखते हैं पादप कोशिकाओं। जैसा कि आप जानते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। पादप कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पादप कोशिका में बीच में क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ज्ञात हैं। कह रहे हैं पादप कोशिकाओं में जल की गति के प्रवाह के जल के गति के व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। कह रहा है जो जल का होगा, उसमें कोशिका के अंदर जल होगा, और डिपेंड करता है कि वो किस घोल के अंतर्गत रखा गया है, यानी कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसमें उसे रखा गया है। 3 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, आपको भी ज्ञात होगा। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन और आइसोटॉनिक सोल्यूशन। अब उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है समपरासारी, अल्परासारी और अतिपरासारी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आपको बताना है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे हम समपरासारी कहते हैं। फिर से देखते हैं। कह रहा है यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे हम समपरासारी कहते हैं। ठीक। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य को अधिक तनुकृत कर देता, कह रहा बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य को और पतला कर देगा तो उसे अल्परासारी कहेंगे। और यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य को अधिक सांद्रता युक्त कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहते हैं? अतिपरासारी कहते हैं। 3 कंडीशन है। कह रहा एक में जब उस पर कोई असर ना पड़े, यानी बाहर भीतर दोनों बराबर रहे, जिसे हम लोग आइसोटॉनिक कहते हैं, उसे समपरासारी कहेंगे। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य की अधिक तनुकृत कर देता है, यानी कोशिका द्रव्य का जो विलयन है वो और पतला हो जाए। पतला कब होगा? जब पानी को सोखेगा। जैसे आप चना को डालते हैं, मटर को डालते हैं, मूंग की दाल को पानी के अंदर भिगोते हैं, तो जब भिगो के रख देते हैं तो भिगोने के बाद कुछ देर के बाद, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे बाद आप देखते हैं कि जो चना था बहुत कठोर था। ठीक है, कठोर इसलिए था कि उसका साइटोप्लाज्म जमा हुआ था, सूखा हुआ था। अब वो पानी पाने के बाद क्या हुआ कि वो घुल रहा है, तो जब घुल रहा है तो उतना सॉफ्ट होता चला जा रहा है। एक समय आएगा कि अपने मैक्सिमम जितना उसको पानी एब्जॉर्ब करना उतना मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद पानी को एब्जॉर्ब करना छोड़ देगा। वही स्थिति होती है कि आप किशमिश को डालेंगे तो किशमिश क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर किसको डालेंगे? अंगूर को डालेंगे, वह अपना पानी निकाल करके क्या करता है? सिकुड़ जाता है। इसी स्थिति को यहाँ पे समझना है। तो वही कह रहा है कि यदि कोशिका का विलयन द्रव्य को अधिक तनुकृत कर देता है, यानी द्रव्य को पतला कर देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अल्परासारी। और यदि विलयन उसे अधिक सांद्रता युक्त कर देता तो उसे हम कहते हैं अतिपरासारी। ठीक। कोशिकाएं अल्परासारी घोल में फूलती हैं। कह रहा है जब पतला पानी होगा तो पानी को सोखेगा, जिससे कोशिका फूल जाती है, और अतिपरासारी में क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। ये लाइन आपको याद रखनी होगी। कह रहा है कोशिकाएं जो होती हैं, अल्परासारी घोल जब होता है तो उसमें क्या करती हैं? फूल जाती हैं। और जब घोल अतिपरासारी होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। आप समझ गए? यानी कहने का अर्थ ये है कि 3 तरह की सोल्यूशन हो सकते हैं। एक सोल्यूशन जिसे आइसोटॉनिक कहते हैं, इसमें मटेरियल क्या होगा? आसपास जो जिसमें सेल रखी गई होगी वह सेल पानी को अपना भी निकालेगी और पानी बाहर, यानी दोनों तरफ से साम्यावस्था बराबर होगी। लेकिन जैसे ही हाइपोटॉनिक में डालेंगे वो क्या करेगा? पतला होगा पानी, पानी पतला होगा तो पानी को एब्जॉर्ब करेगी कोशिका, और जब सेल पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसी स्थिति में सेल फूल जाएगी। जैसा कि आप चने को पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा।
और तीसरी कंडीशन ये है कि जैसे आपने पानी को गाढ़ा रखा है, यानी मधु के अंदर आप किसी चीज़ को डाल रहे हैं या नमक के घोल के अंदर आप अंगूर को डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या मधु में अंगूर को डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह अंगूर सिकुड़ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई, एक ही लाइन में आपका सारा आंसर लिख दिया गया है कि कोशिकाएं अल्परासारी घोल में क्या होती हैं, फूलती हैं, जबकि अतिपरासारी घोल में सिकुड़ती हैं। बस आपको यही एक लाइन याद रखना है। जीवद्रव्य कुंचन तब होता है, देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता, इस वीडियो में मेरा पूरा भरोसा होता है निर्णय बैच में कि मैं आपसे फालतू तरह की बकवास करके आपका समय जाया नहीं करना चाहता। हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि हम 20, 22, 25 मिनट की जो भी क्लासेस होती हैं उस क्लास में टू द पॉइंट चलें और ज़्यादा चीज़ों को हम लोग पढ़ सकें, समझ सकें। पीडीएफ आपके सामने है, आप बुक देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बकवास करने का कोई बहुत ज़्यादा मकसद निकलता नहीं। समय की वैल्यू, मुझे पता है कि आपके समय कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके समय की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी बात नहीं करता। कुछ लोगों की कंप्लेन है कि आप बीच में कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं। बताने का क्या अर्थ है, देखिए आप सब कुछ जानते हैं, जो कॉमन सी जानकारी होती है उसे मैं बता देता हूँ। जो कॉमन सी जानकारी नहीं है, जो इसको जानना जरूरी, वो मैं बता दी। जैसे मैंने आपसे बता दिया कि आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, ठीक, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमने बुक पढ़ ली, अब वो बुक में वो सारी चीज़ें आ गई। इसको तो हमने शुरू से, मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन पॉइंट है, रिवीजन पॉइंट है। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, सारा सिस्टम सही हो चुका है। और बीच में सिस्टम बना और फिर नया नया सिस्टम था, बहुत सारी जानकारी नहीं थी, तो कई चीज़ें ख़राब हो गई। जैसे कि आपको साउंड क्लियर नहीं आ रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। नेटवर्किंग एफर्ट जो था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो आपकी क्लासेस बंद हो गई थी। 2-1 दिन में आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। मेरा पूरा भरोसा है कि हम सारी चीज़ों को फिर सिस्टमेटिक वे से कर लेंगे। आप भी जानते हैं जब कोई नया काम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता रहता है, तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। थोड़ा सा आप धैर्य रखें और पूरा उद्देश्य है कि हम उसको बहुत जल्दी कवर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। कंपनी का काम होता है, जैसे हमने एयरटेल का लगवा रखा था वाईफाई जो होता है, तो कंपनी का काम होता है, तो कंपनी का काम भाई कंपनी के प्रोसेस से होगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। एयरटेल का फाइबर लगवाए थे जो नेटवर्किंग की स्पीड को बनाए रखने के लिए, तो थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रोसेस है, तो प्रोसेस में 2-1 दिन लग ही जाता है। तो भाई कोई भी होगा, कंपनी के थ्रू है तो कंपनी के हिसाब से काम चलेगा, अपना तो है नहीं कुछ ठेक कर डाले, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं, आप को बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आ जाते हैं, बातें नहीं करेंगे। और यहाँ आप देखते हैं क्या है, कह रहे हैं जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए। देखिए फिर से वही बात आ रही है, कह रहा है जीव द्रव्य कुंचन कब हो, एक मिनट, कह रहा है जीव द्रव्य कुंचन कब होता है। देखिए जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए। क्लियर हुआ। फिर से देखिए लाइन को ध्यान से देखिए, कह रहा है जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर आ जाए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी, तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए, ठीक। ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये इसका वैक्यूल होगा, यहाँ पे इसका मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर इसके कोशिका भित्ति है। क्या है, इसकी कोशिका भित्ति है, ठीक। कह रहा है कि इतना सिकुड़ जाए कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति अलग अलग हो जाए। देखो लाइन को देखो, जीव द्रव्य में अंतर क्या, इसमें ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्त से अलग हो जाती है। इसी को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन करते हैं, मतलब कोशिका को इतना सिकुड़ना है, पादप कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली सिकुड़ करके कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों अलग हो जाएं। समझ गए। यह तब होता है जब एक कोशिका को अति परासारी घोल में डाला जाता है। ऐसी सिचुएशन कब आती, कंडीशन वाले प्रश्न के लिए इसको ध्यान से पढ़ना है। मैं पढ़ करके जल्दी से निकल जाऊंगा, लेकिन कंडीशन वाले प्रश्न के लिए आपको ध्यान से देखना। देखिए कह रहा है यह कंडीशन तब आती है, होता है जब एक कोशिका ऊतक अति परासारी घोल में डाला जाता है। ऐसा कब होगा, जब हम उसको अति परासारी घोल में डालेंगे, तब ऐसी सिचुएशन जीव द्रव्य कुंचन की हमको देखने को मिलेगी कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य में से पानी बाहर आता है, फिर रसधानी से पानी, रसधानी मतलब वैक्यूल से पानी बाहर आता है। पहले साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर जाएगा, फिर वैक्यूल से वाटर बाहर जाएगा। जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है, तब कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। फिर से देखिए, कह रहा है कि जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है, तब
जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। और इसे कोशिका का जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्चतर जल विभव क्षेत्र यानी अर्थात कोशिका निम्न जल विभव क्षेत्र की ओर बाहर की ओर जाता है। उच्च से बाहर निम्न की तरफ जाएगा, यानी उच्चता से निम्नता की तरफ गति करता है। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्त एवं संकुचित जीवद्रव्य के बीच की जगह को कौन भरता है, ये आपको बताना है। देखिए आंसर, जब कोशिका को समपराशरी घोल में रखा जाता है तो जल का कुल प्रभाव अंदर या बाहर की ओर नहीं होता। कह रहा तब इसका जो प्रभाव होता है ना तो अंदर की तरफ होता है और ना ही बाहर की तरफ होता है। यदि बाह्य घोल जीवद्रव्य के परासारी दाब को संतुलित रखता है तो इसे समपराशरी कहते हैं। कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाएं साम्यावस्था में कहीं होती हैं, तब कोशिका को ढीला यानी फ्लोसिड कहा जाता है। जीवद्रव्य संकुचन की प्रक्रिया प्रायः प्रतिवर्ती होती है। जब कोशिकाओं को अल्पसारी घोल यानी उच्च जल विभव या जीवद्रव्य की तुलना में तनुकृत विलयन में रखा जाता है तो कोशिकाओं में जल विस्तृत होता है और जीवद्रव्य की भित्ति के विरुद्ध दबाव बनने का कारण बनता है। इसे स्फीत दाब कहा जाता है। पानी घुसने के कारण जीवद्रव्य द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्त के विपरीत दाब को दाब विभव या साइपी कहते हैं। कोशिका भित्त की दृढ़ता के कारण कोशिका नहीं फटती। यह स्फीत दाब अंततः कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया? एक ढीली कोशिका का साइपी क्या होगा? ठीक है, पौधों के अलावा किस जीव में कोशिका भित्त होती है? तो आप सब जानते हैं बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होता है, इन सब में कोशिका भित्त पाई जाती है। एनिमल में कोशिका भित्त नहीं होती, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेंटल कहा जाता है। कहीं कहीं पे पेल्किल की लेयर कही जाती है, कहीं कहीं सीलिया होता है, कहीं कहीं फ्लैजिला होता है, लेकिन एक कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। ठीक है। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। जब ठोस एवं कोलाइडी द्वारा, ध्यान से देखना, जब ठोस एवं कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतःशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों की सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण करना। आप भी देखे होंगे कि आपके घर चना मटर, मैंने बताया ना, चना मटर इत्यादि को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो पानी को सोख लेता है। वही कह रहा है कि जो ठोस चीज़ें हैं वो जब कोलाइड्स में डालते हैं यानी पानी में डाले गए तो उनके द्वारा पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनका आयतन फूल जाएगा। आप भी देखेंगे चना फूल जाता है। जब आप डालते हैं तो चना नीचे जो बर्तन होगा उस बर्तन की पेंदी में पड़ा रहता है, लेकिन जब सुबह होता है तो सुबह आप देखते हैं कि वो फूल करके उसके अपर सतह तक भी आ जाता है। इसका कारण क्या होता है कि फूल गया, फूलने के बाद उसका आयतन बढ़ा है। जब आयतन बढ़ा तो अपनी जगह को घेरते हुए पूरे बर्तन के आयतन में अपना फैल चुका है, जिसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। ठीक है। अतः अंतः शोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण होता है। आप ये जानते हैं पहले से। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग यदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यदि अंतः शोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर बाहर आ जाते हैं। ये संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अंतः शोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार होती है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषक तथा अंतः शोषित होने वाले द्रव्य के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव्य के अंतः शोषित करता है, अवशोषक और द्रव्य के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है, यह भी एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। ध्यान से इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में कैसे कैसे ये लंबी दूरी को ग्रहण करता है। इसमें आपको एक टॉपिक पढ़नी होगी
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पौधे, ये एपोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एलटी में भी और टीजीटी में भी। तो इसको भी हम लोग फोकस करेंगे। और इतना पढ़ने के बाद फिर एब्जॉर्प्शन क्षमता पढ़ेंगे, और फिर जल, पौधे में जल का ऊपर की ओर गमन कैसे होता है, यहाँ तक हम लोग मूल दाब, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, इन सबको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में ना हो, तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। हर वीडियो में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को कवर करने का पूरा उद्देश्य है, और जल्द से जल्द ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।